चुनावी जंग जारी है और उधमपुर और इसके अलावा जम्मू डिवीजन की और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस वक्त वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। साथ ही साथ जब कश्मीर की बात कर रहे हैं, बारामूला कुपवारा में भी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या कोई जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के बीच का फर्क रहा है जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव में। ये रहा है, हमने देखा है इससे पहले भी असेंबली चुनाव में एक जो है सेंटिमेंट रहा है जम्मू डिवीजन की, खास तौर से जब हम बात करते हैं कि हर बार ऐसा रहता है कि रिप्रेजेंटेटिव ज्यादातर जो है और सीएम पोजीशन पे ज्यादातर कश्मीर की तरफ से होते हैं। डीलिमिटेशन के बाद ये फर्क काफी हद तक कम किया गया है, हालांकि उस पर भी कई सवाल उठे हैं। तारिक साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक साहब, डीलिमिटेशन के बाद आप क्या समझते हैं कि हालांकि आपने कहा कि कोई डिवीजन हम नहीं देखते हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, पर डीलिमिटेशन के बाद का जम्मू कश्मीर डिवीजन जम्मू डिवीजन में चुनाव आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जो डिलिमिटेशन की जो खाल है, जो बनाया गया है, उसके जो मैपिंग की गई है, वो जो काफी परेशान कुन रही है यहाँ की सियासतदानों के लिए, क्योंकि हर सियासतदान का एक मौरूसी एरिया हुआ करता है, एक वोट बैंक हुआ करता है। लेकिन आज जब हमने इस पूरे खत्ते की बात जब मैं कर रहा हूँ, इवन जम्मू की भी बात करूंगा, जिस जगह से कुछ नुमाइंदे वोट खड़े हुए हैं, लेकिन उनका अपना वोट भी वहां नहीं था, क्योंकि डिलिमिटेशन ने उनके जो इक्वेशन बदल दी है, अपने एरिया को इक्वेशन बदल गई है। तो उससे ये हुआ है कि उनके जो पुराने जो वोट बैंक है वो बदल गए और नए वोट बैंक बनाने के लिए उनके पास टाइम ज्यादा नहीं था। तो ये परेशान कुन रहा है सियासतदानों के लिए। मुमकिन है कि इससे आगे चल के कुछ अच्छी सी बातें भी आ जाएं, लेकिन कुछ अभी तक जो है अकस किया जा रहा है, अभी तक इसमें थोड़ी सी परेशानियां हैं। परेशान जिन सियासतदानों की हम बात करिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रहा। जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा जो कश्मीर में देखा गया, डिलिमिटेशन का जो नक्शा खींचा गया है, वो कश्मीर में ज्यादातर परेशान कुन रहा है। कि अगर उनकी शिकायतें भी जो इंडिविजुअली उन्होंने बहुत सारे बयानात दिए हैं, उसमें बीजेपी ने भी अपनी तरफ से बयानात दिए हैं कि उन्होंने कहा कि जानबूझकर ये किया गया है कि हर एक सियासतदान को कमजोर करने के लिए, पार्टियों को कमजोर करने के लिए डिलिमिटेशन बनाया गया है। तो उन्होंने अपने बयान दिए बकौल उनके कि ये एक चीज परेशान कुन, वो खुद भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे नुमाइंदे मैंने यहाँ देखे हैं जो अपने लिए वोट नहीं डाल सके, क्योंकि वो उठे कहीं से हैं और उनके बिल्कुल नजदीक के दूसरे मोहल्ले में उनका मोहल्ला दूसरे एरिया से जा मिलता था। इस तरीके से पार्लियामेंट में भी आपने देखा है कि एक एक्सट्रीम पे अनंतनाग और उसके बाद राजौरी, इतना बड़ा फैसला एक दो को मिलाना, ये उन लोगों ने भी कहा है कि परेशान कुन था हमारे लिए, सियासी तौर पे ये परेशान कुन था। लेकिन जो भी किया गया है अब तो वो हो चुका है। अब वो बदला नहीं जा सकता तारिक साहब, लेकिन ये जो अंतिम चरण है, थर्ड फेज, इसी लेवल पे उनको अब सियासत करनी होगी। बिल्कुल इसी लेवल पर उन्हें सियासत करनी होगी। और ये जो तीसरा फेज है तारिक साहब, क्या हम इसे एक डिसाइसिव फेज कह सकते हैं? क्योंकि निर्णायक भूमिका में ये फेज रह सकता है, क्योंकि जम्मू डिवीजन की बहुत सारी सीटें इस फेज में शुमार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एज एन अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर लेती है और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, तो फिर जाहिर तौर पर सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन वही चीज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में अच्छा करे और कांग्रेस अगर यहां पे अच्छा नहीं कर पाए, तो फिर मुसीबत उनके लिए खड़ी हो जाएगी और बीजेपी बाजी मार सकती है। जाहिर बात है किसी के लिए अभी आसान नहीं, मतलब अभी जो हम बता रहे हैं शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच भी गए, लेकिन कानून के हाथों मजबूर है कि हम अभी वो खुलासा नहीं कर सकते हैं। 5 तारीख के 6 बजे तक हम वो खुलासा नहीं कर सकते हैं कि इसके हक में क्या होने जा रहा है। कुछ चीजें हमें ऐसी मिली है, कुछ दिया हमें मिला है कि हम बता सकते हैं क्या हो सकता है तकरीबन जो नजदीक तरीन हो। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा कि जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ लीडरों से बात की है, कांग्रेस की कुछ लीडरों से बात की है, तो जो उनका टारगेट है कि वो कहते हैं कि हम जो फिलहाल जो कांग्रेस है वो चाहते हैं कि हम तकरीबन 30 सीटों पे जीत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एनसी का जो टारगेट है वो 15 पर है। तो इस तरीके से चाहते हैं कि हम इस तरीके से हुकूमत बना पाएंगे, लेकिन ये उनका टारगेट, ये अभी टारगेट है, ये कोई हकीकत नहीं है कि ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके साथ भी जो मैं आपको एक और बात कहूंगा, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है या जो मुझे इंतजाम मिला है, कि अगर इनकी कुछ सीटें कम पड़ भी गई है तो शायद
ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये मुमकिन भी नहीं हो सकता है, मुमकिन भी हो सकता है कि पीडीपी भी उनके साथ शामिल हो सकती है कुछ मामूली शर्तों क्योंकि की इंडिया ब्लॉक का भी वो हाँ, हिस्सा है भी, राइट। तो ये मुमकिन है कि, और कांग्रेस के अगेंस्ट ज्यादातर पीडीपी बोलती हुई दिखाई भी नहीं दी है, तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए पूरे चुनाव में ही दिखाई दी है। तो ऐसे में ये मैंने बिल्कुल इशारा दिया मुमकिन है है। कि कुछ शर्तें हैं शायद सीएम पे कोई शर्त होगी, तो उसके बाद शायद पीडीपी उनके साथ मिलजुलती है। और जम्मू से अभी बीजेपी को तो नकारा नहीं जा रहा है कि उनका भी एक मजबूत गढ़ है और बहुत ज्यादा वोट ले सकते हैं, बहुत सारी सीटें ले सकते हैं। उसके बाद क्या होना है अभी सबों के बीजेपी के लिए पहले भी जो है चुनाव, जब जम्मू की हम बात करते हैं, अच्छा ही रहा था, 25 सीटें जीती थी। अब इस बार की सिचुएशन क्या आपको मजीद बेहतर या उससे कम दिखाई दे रही है, खास तौर से जबकि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसके बाद? उनके लिए सबसे ज्यादा, जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम की बात आएगी, या परेशान कुल बात जो आएगी, वो ये होगी कि अलायंस किसके साथ की जाए। क्योंकि हर एक अपना पल्लू बचाना चाहता है कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। मुमकिन है सब जाए, जाना भी गुनाह नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि किसी के साथ अलायंस करना कोई गलत है। और ये तो रिजल्ट आने की पहले वाली बात है, फिर जब मैंडेट आ जाता है तो उसके बाद आइडियोलॉजी बदल जाती है। जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मिलना, क्योंकि हुकूमत करनी है, लोगों की पॉपुलर गवर्नमेंट बनानी है, थोड़ी इसमें जंग करना है। तो मैं भी यही कहता हूं कि इतनी ज्यादा नफरतें ठीक नहीं है आपस में। आप बड़े लोगों के लिए लड़ रहे हो, लोगों के लिए आप वोट मांग रहे हैं कि हम आपका काम करने जा रहे हैं, तो इन तंजीमों को चाहिए कि लोगों के लिए लेकिन तारिक साहब जी, तारिक साहब, आपने पीडीपी का यहाँ पर जिक्र किया। पीडीपी बहुत एग्रेसिव तरीके से अपना कैंपेन चला रही है, और जिस तरह से आपने कहा कि नफरतें नहीं होनी चाहिए क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावनाएं बन सकती हैं। पीडीपी, आपने कहा, क्योंकि हम ये सब जानते हैं इंडिया ब्लॉक का अभी भी पीडीपी हिस्सा है औपचारिक तौर पर, भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर वैली में उनके रिफ्ट रहे हो, लेकिन एज अ होल वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ऐसे में जिस तरह से पीडीपी कैंपेन कर रही है, क्या इसका असर आगे, मान लीजिए जो हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर क्या ये चीज उनके पोस्ट पोल अलायंस में भी दिखेगी? और अगर अलायंस में भी दिखती है तो फिर आगे चल के उनकी कार्यप्रणाली, यानी कि वो जब सरकार अगर मान लीजिए बना भी लेते हैं तो फिर वो भी उसमें भी झलकेगा, तो नुकसान तो आवाम का होगा। देखिए, मैं आप एक चीज बात बताऊंगा, यहाँ सिर्फ पीडीपी का जो चेहरा है वो सख्त गिर नहीं है, सबों का है। सबों के एक, मैं कहता हूं कि उनकी जो मैनिफेस्टो है उससे ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बातें हर एक तंजीम करता है, हर एक कैंडिडेट करता है, कोई खामोश नहीं है। चंद एक लोगों की जो फितरत है कि वो बहुत कम बोलते हैं या बहुत कम मुखालफतें करते हैं, उनको छोड़ के, लेकिन तंजीमें हर एक दूसरे के खिलाफ यहाँ जंग में शामिल है। कोई बच्चा नहीं है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। लेकिन अभी की बात है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद यहाँ हमेशा दुनिया बदलती रही, देखिए हमने, ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया बदली। बिल्कुल, चुनाव का माहौल है, ऐसे में हर कोई दुश्मन, और चुनाव के रिजल्ट जैसे ही आते हैं तब हर कोई दोस्त भी हो जाता है। सुहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। खैरवंदर साहब, आपका बिल्कुल सुहेल साहब से सवाल पूछूंगी जरूर। लगातार हम हर रोज ही सुहेल साहब चर्चा कर रहे हैं इलेक्शन पे, आगे भी करेंगे, लेकिन अब